हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3 और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर और किया है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, तो उसको भी आप देख लेंगे और उसके आगे लेक्चर नंबर 3 में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस चैप्टर को हमने कितने लेक्चर में कंप्लीट किया है, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है और बहुत ही डिटेल में किया गया है। अगर आप इसे अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप में से बहुत से लोग पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे कि इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना है। उसी पर आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप नीचे अपना चैनल को ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम वाला और वहीं से आप सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद एक आपका 1 शॉट में आने वाला है जिसमें हम 40 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ही डिटेल में। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9th का तैयारी आपको इस चैनल पर कराया जाएगा, वो भी नए एनसीईआरटी से। चाहे वो सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सारा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही डिटेल में इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन तक सेकंड लेक्चर में देख लिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सेल वॉल के बारे में कि आखिर ये सेल वॉल क्या होता है। आपने बहुत मतलब कि आपने सुना होगा कि सेल होता है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है। तो आज आप समझ जाइएगा कि आखिर ये सेल वॉल क्या होता है और किस में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है या फिर से प्लांट्स में मिलता है। सारा कंफ्यूजन आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेल वॉल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आपका मान लीजिए क्या है, प्लांट है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सेल वॉल किसके पास मिलता है, तो ज़्यादातर आपका प्लांट्स के पास मिलता है सेल वॉल, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई हो गया और बैक्टीरिया के पास होता है। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होते हैं। ह्यूमन के सेल में या जैसे कि डॉग है उसका सेल में सेल वॉल नहीं होता है। किसके पास रहता है, तो प्लांट्स के पास हमारा ये सेल वॉल देखने को ज़्यादातर मिलता है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि फंगाई में भी, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है, उसमें भी सेल वॉल होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास भी सेल वॉल होता है। अब बात करते हैं सेल वॉल होता क्या है। तो देखिए प्लांट्स हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। देखिए प्लांट्स के पास एक एडिशनल कवरिंग होता है। देखिए सबसे पहले आप एक सेल समझिए, ये सेल है। सेल का ये जो दीवार है इसको हमने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन कहा था। अब उसके बाहर भी एक दीवार आ गया, उसका नाम क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। यानी प्लांट सेल के पास एक एडिशनल कवर है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक कवर है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों, तो देखिए एनिमल्स क्या है, हम लोग हैं। तो अगर बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, तो हम लोग अपने घर में चले जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन प्लांट्स बेचारा क्या है, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान ने क्या किया है कि उसको एक और कवर दे दिया कि लो तुम्हारा एक और कवर दे देते हैं जिससे तुम्हारा क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। इसलिए प्लांट्स के पास एक क्या आ गया, प्लांट्स के पास क्या आ गया, सेल वॉल आ गया, ताकि उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी का ज़रूरत है। इसलिए उसके पास क्या आ गया, सेल वॉल आ गया। तो आप याद रखिएगा कि प्लांट्स के पास एक एडिशनल कवर होता है, प्लांट सेल के पास एक एडिशनल कवर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो सेल को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए सेकंड चीज़ हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सेल वॉल हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। देखिए सेल वॉल क्या करता है, प्लांट्स को मजबूती देता है। अब जो प्लांट है उसका जो फ्लावर है, पत्तियां हैं, फूल है, लिप्स है, सारा कुछ जो है उसको क्या करता है, फर्म रखता है, यानी कि मजबूती देता है और उसको टाइट रखने में मदद करता है। उसका जो शेप है उसको मेंटेन करता है कि उसका शेप है वो ऐसे ही रहे। सारा कुछ में कौन मदद करता है, सेल वॉल मदद करता है। उसके बाद प्लांट को भी सीधा खड़ा रहने में कौन मदद करता है, सेल वॉल ही मदद करता है। बहुत सारे सेल का सेल वॉल ज्वाइन होकर प्लांट को सपोर्ट करते हैं ताकि प्लांट हमारा क्या रह सके, सीधा खड़ा रह सके। अब बात करते हैं कि ये सेलुलोज हम लोग प्लांट सेल वॉल बोल रहे हैं, तो आखिर ये सेल वॉल बना किस चीज़ का होता है। तो आप याद रखिएगा कि ये सेल वॉल हमारा किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज नाम के एक चीज़ से, केमिकल या सब्सटेंस से बना होता है। अब सेलुलोज क्या होता है,
सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे ही आपका ग्लूकोज होता है उसी तरह हमारा क्या होता है, सेलुलोज होता है। बहुत सारा ग्लूकोज ही जुड़कर क्या बनाता है, सेलुलोज बनाता है। और इसी सेलुलोज से हमारा क्या बना होता है, सेल वाल बना होता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपल याद रखिएगा कि प्लांट का जो सेल वाल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो सेलुलोज से बना हुआ है। इससे ज़्यादा चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। अब देखिए प्लांट्स के बारे में तो हमें पता है कि उसके पास सेल वॉल होता है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके पास भी हमारा सेल वॉल देखने को मिलता है। जैसे कि फंगाई हो गया, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाते हैं उसके पास भी क्या होता है, सेल वॉल होता है, आप याद रखिएगा। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके पास भी हमारा क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉग के सेल के पास क्या सेल वॉल होगा, तो इसका जवाब है नहीं। आपके पास यानी ह्यूमंस के सेल के पास सेल वॉल है, तो इसका भी जवाब है नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्लांट के पास सेल वॉल होता है, तो इसका जवाब है हाँ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फंगी के पास सेल वॉल होता है, तो इसका जवाब है हाँ होता है। तो इसके इतना आपको समझ में होगा कि आखिर हमारा सेल वॉल होता क्या है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सेल है, सेल के जो दीवार होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हमने सेकंड लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। अब सेल के दीवार के बाहर भी एक दीवार होता है प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस में, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, सेल को प्रोटेक्ट करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए ये हमारा सेल है, सेल के बाहर सेल वॉल हो गया, और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलिज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यानी सेल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन ये हमारा सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हमारे सेल में अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है। तो चलिए इस न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए न्यूक्लियस के पास दो लेयर का कवरिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि देखिए सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का दीवार कितना बल से होगा, दो दीवार उसके पास होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, दोनों दीवार को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस का दीवार, जैसे कि सेल का जो दीवार था उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहे थे, उसी तरह जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सिंगल लेयर होता है या फिर से डबल लेयर, तो यहाँ पर डबल लेयर है। यानी कि देखिए एक ऐसे हो गया और इसके बाहर एक और लेयर हो गया, तो इसे हम डबल लेयर कहते हैं। यानी दो दीवार इसके पास है, किसके पास, न्यूक्लियस के पास। तो यहाँ से ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस है, सेल है, देखिए एक समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहाँ हम लोग समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या है, तो देखिए न्यूक्लियोलस हमारा फैक्ट्री की तरह है। इसमें हमारा क्या बनता है, मशीन बनता है, जैसे कि राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम को आप मशीन की तरह समझिए, क्योंकि आगे चलकर यही प्रोटीन बनाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, राइबोसोम का पार्ट्स बनता है, जो कि आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी न्यूक्लियस हमारा फैक्ट्री की तरह है जिसमें मशीन्स बनते हैं, जैसे कि राइबोसोम का पार्ट्स बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि देखिए क्या याद रखिएगा कि न्यूक्लियोलस इज अ डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल यूनिट टेक प्लेस। अब राइबोसोम क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, लेकिन याद रखिएगा कि राइबोसोम आगे चलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और राइबोसोम कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, विच आर विजिबल एज रोड शेपेड स्ट्रक्चर व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस हमारा है, ये हमारा सेल है, सेल के देखिए ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, रोड की तरह ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और ये रोड की तरह कब दिखाई देता है, जब सेल डिवाइड करने के टाइम होता है। जैसे सेल जब एक सेल से दो सेल में टूटने का जब समय होता है, उस तरह वो रोड की तरह इसमें दिखाई देता है सेल में। अगर ऐसे बात करें कि जब सेल डिवाइड नहीं करने वाला रहता है तब हमारा क्रोमोसोम कैसा दिखता है, तो धागा की तरह दिखता है, उलझा उलझा धागा की तरह दिखता है। लेकिन जब सेल हमारा डिवाइड करने के टाइम पहुंचता है तो वो रोड की तरह, मतलब कि हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसका रोड की तरह से दिखाई देता है। लेकिन जब डिवाइड नहीं करने
है उस समय कैसा ऐसे ऐसे उलझे धागा की तरह वो दिखाई देता है। कौन? क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है जो कि रोड की तरह दिखता है जब सेल हमारा डिवाइड करने जाता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है? तो देखिए क्रोमोसोम में हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। यानी कि देखिए आपके पापा से आप में जो कैरेक्टर आया है वो किसके वजह से आया है? क्रोमोसोम की वजह से आया है। तो क्रोमोसोम हमारा क्या है? क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होता है कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए, यानी आप में से आपके बच्चे में जो कैरेक्टर जाएगा उसके लिए इंफॉर्मेशन हमारा कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्योंकि जो क्रोमोसोम हमारा होता है वो हमारा किस चीज़ से बना होता है? डीएनए से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? डीएनए से बना होता है। और डीएनए हमारा क्या काम करता है? एक ऑर्गेनिज्म से उसके बच्चों में उसका कैरेक्टर को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप में से कुछ कैरेक्टर आपके बच्चे में जाएगा, वो किसके कारण जाएगा? तो हमारा क्रोमोसोम के थ्रू जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम में होता है डीएनए। और डीएनए क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आता है न्यूक्लियाइड क्या होता है। तो देखिए कुछ सेल, सब सेल अमीर नहीं होते हैं, सभी सेल के अंदर कमरे नहीं होते हैं कि वो कमरे में ही अपने क्रोमोसोम को रखे। तो देखिए कुछ सेल जैसे कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। सिंपल आप समझिए तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, यानी कि सेल के अंदर उसके पास कमरा नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो उसका क्रोमोसोम कहाँ रहता है? जैसे कि बैक्टीरिया में, तो सेल के अंदर ऐसे ही, ये सेल है उसके अंदर ऐसे ही उलझा उलझा उसका क्रोमोसोम पड़ा होता है। और जिस जगह पर ये क्रोमोसोम पड़े होते हैं उस जगह को हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूक्लियाइड कह देते हैं। जैसे कि देखिए डिफिनेशन से समझिए, न्यूक्लियाइड इज अ रीजन इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसका सेल का एग्जांपल था? तो आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा आ जाता है बैक्टीरिया आ जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया का जो सेल है किस तरह का सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। वेयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए इज लोकेटेड। देखिए जहाँ पर डीएनए रखा होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जहाँ पर डीएनए रखा होगा उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं और राइबोसोम के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये राइबोसोम क्या होता है। तो देखिए राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम कहाँ बना था? तो इसका पार्ट्स हमारा बना था न्यूक्लियोलस के अंदर। मैंने बताया था कि न्यूक्लियोलस एक हमारा फैक्ट्री है जिसके अंदर राइबोसोम्स का पार्ट बन रहा है। तो राइबोसोम का पार्ट्स कहाँ बना था? याद रखेंगे, न्यूक्लियोलस के अंदर। अब राइबोसोम होता क्या है देखिए, तो दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम है या तो वो सेल के अंदर जो उसका लिक्विड पार्ट है, सेल का लिक्विड पार्ट है, ये सब इसके अंदर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। या फिर से सेल के अंदर एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जाला की तरह एक सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो या तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आपका राइबोसोम मिल जाएगा, या फिर से वो हमारा कहाँ मिलेगा? तो इंडोप्लाज्मिक के साथ उससे जुड़ा हुआ मिलेगा। और राइबोसोम का काम क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोम का काम क्या होता है? यहीं पर हमारा प्रोटीन बनता है और राइबोसोम हमारा प्रोटीन को बनाने में क्या करता है? मदद करता है। आप याद रखिएगा, जैसे कि जितना भी प्रोटीन है उसको बनाने में कौन मदद करता है? तो राइबोसोम मदद करता है। अब आइए बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि आखिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। और जितना चीज़ आप देख रहे हैं वो सब कहाँ मिलेगा? तो सेल के अंदर मिलता है। राइबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सब कहाँ मिलेगा? आपको सेल के अंदर मिलेगा। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज ऑर्गेनेलिज दैट स्प्रेड लाइक नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए आपको दिखा देते हैं। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है कि हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा मान लीजिए सेल हो गया, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस से देखिए कुछ जाला की तरह स्ट्रक्चर निकलता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? और कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस से निकला है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? आइए देखते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ की रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन
फैट्स एंड सम हार्मोन। तो इसका क्या रोल है, तो ये हमारा प्रोटीन के सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने में मदद करता है। उसके बाद प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, यानी एक जगह से सेल के दूसरे पार्ट्स में भेजने पे में मदद कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। उसके पास जो हमारा फैट होता है जिसे हम लिपिड भी कहते हैं, उसको भी बनाने में कौन मदद करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है, यानी कि यहीं पर हमारा फैट भी बनता है। उसके पास कुछ हार्मोन्स भी हमारा कौन बनाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरह का होता है। पहला आरईआर, जिसका फुल फॉर्म होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा एसीआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक रफ इंडोप्लाज्मिक होता है जिसे हम आरईआर कहते हैं शॉर्ट में, और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम एसीआर कहते हैं। एस मतलब स्मूथ, ई मतलब इंडोप्लाज्मिक, आर मतलब रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई मतलब रेटिकुलम, आर मतलब रफ, ई मतलब इंडोप्लाज्मिक, आर मतलब रेटिकुलम, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना है, दो तरह का है। पहला देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम आरईआर कहते हैं, और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट में एसीआर कहते हैं। अब ये दोनों में क्या अंतर है आपको मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में अक्सर इसी तरह से पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले हम लोग रफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि रफ दिखता क्यों है, मतलब रुखरा तरह का क्यों दिखता है। तो इट लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये हमारा रफ दिखाई देगा, रुखरा दिखाई देगा, क्योंकि बिकॉज इट हैज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। देखिए मान लीजिए ये धागा है, इस पर अगर मोती लगा देंगे तो ये आपको इसको टच करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, रफ महसूस होगा, रुखरा महसूस होगा। उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर अगर राइबोसोम लगा हुआ है तो आपको कैसा महसूस होगा, रफ महसूस होगा। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, क्योंकि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमारा क्या लगा होता है, राइबोसोम लगा होता है, इसलिए हमको रफ फील होता है। इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे तरह अगर बात करें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो ये देखिए स्मूथ क्यों है, चिकना क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं है। अगर राइबोसोम इस पर जुड़ा हुआ नहीं है तो हमारा चिकना महसूस, स्मूथ महसूस होगा, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए लिखा भी गया है इट लुक्स स्मूथ बिकॉज इट डज नॉट हैव अ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर राइबोसोम लगा हुआ नहीं है, इसलिए स्मूथ मतलब कि दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखेंगे तो। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, देखिए इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना। क्या करना है, प्रोटीन को बनाना और प्रोटीन को सीक्रेट करना है, रिलीज करना है। अब बात करते हैं रफ स्मूथ का क्या काम है, तो इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हार्मोन। तो देखिए जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, फैट को बनाना, हार्मोन्स को बनाना और उसको स्टोर करना। लेकिन जो रफ था उसका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। ये आप याद रखिएगा कि रफ वाला हमारा प्रोटीन बनाता है और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, फैट और हार्मोन बनाता है और उसको स्टोर भी करता है। तो चलिए यहाँ से आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में कि आखिर ये गोल्गी बॉडी हमारा क्या होता है। तो देखिए गोल्गी बॉडी क्या होता है, गोल्गी बॉडी सेल के अंदर हमारे पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। अब आप बताइए कि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका काम क्या होता है, एक लेटर को उसके सही एड्रेस तक क्या करना, पहुंचाना ही क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का काम होता है। उसी तरह जो गोल्गी एपरेटस है सेल के अंदर भी यही काम करता है, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल का पोस्ट ऑफिस किसको कहा जाता है, याद रखेंगे, गोल्गी एपरेटस को। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, सही जगह पर लेटर्स को पहुंचाया जाता है, उसी तरह जो प्रोटीन है उसको सही जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। इट मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन एंड और लिपिड इनटू वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन और लाइबोसोम फॉर्मेशन। तो देखिए ये क्या करता है, ये हमारा जो प्रोटीन बना उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, उसको अलग अलग करता है, जिसको कि फिर ऐसे करता है, पैक करता है उसको,
कि किस प्रोटीन को कहाँ भेजना है, किस फैट को कहाँ भेजना है, लिपिड को कहाँ भेजना है, उसको वेसल्स यानी छोटे छोटे वेसल्स में पैक करता है, उसको सीक्रेट कर देता है और साथ में लाइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइबोसोम क्या होता है आगे आप देखिए, यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि लाइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा गोल्गी एपरेटस करता है। तो यहाँ से ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमारा जो गोल्गी एपरेटस है इसका काम क्या है, पोस्ट ऑफिस की तरह है, इसलिए इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। ये हमारा मॉडिफाई करता है, सॉर्ट्स और पैकेज करता है किसका, प्रोटीन को प्रोटीन को हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद हमारा देखिए लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम देखिए सेल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेलिज है, जो कि आपका मिलता है कहाँ, सेल के अंदर। अब लाइसोसोम का काम क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए लाइसोसोम जो हमारा होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। यानी लाइसोसोम क्या जो हमारे मान लीजिए इस तरह से अगर हमारा लाइसोसोम है तो इसके पास ये सेल है और सेल के अंदर जो लाइसोसोम है तो इसके पास एक ही दीवार होगा, इसके पास न्यूक्लियस की तरह दो दीवार नहीं होगा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना दीवार होगा, एक दीवार होगा। तो लाइसोसोम में याद रखिएगा पूछा जाता है कि लाइसोसोम के पास कितना दीवार होता है, मेम्ब्रेन होता है, तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। किसके पास, लाइसोसोम के पास याद रखिएगा सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है, तो इंजाइम्स भरा होता है। क्या भरा होता है, इंजाइम्स भरा होता है। इंजाइम क्या है, एक तरह का केमिकल्स होता है जो कि चीज़ों को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, तो ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, ये सबको फैट्स हो गया, उसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। यहाँ तक कि अगर हमारा सेल का कुछ पार्ट्स डैमेज हो गया उसको भी ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। यहाँ तक कि जो लाइसोसोम है वो पूरा सेल को भी हमारा क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब सेल मान लीजिए बहुत डैमेज हो गया तो सेल में अंदर जो लाइसोसोम है वो क्या कर देता है, फट जाता है। लाइसोसोम फटता है तो इसका सारा केमिकल निकल जाता है और सेल को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। यानी इसलिए इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहते हैं कि जब सेल को ख़त्म होना रहता है तो लाइसोसोम हमारा फट जाता है, उसमें से जो केमिकल निकलता है वो पूरे सेल को ख़त्म कर देता है, खा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि आखिर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल में जितना भी फंक्शन हो रहा है उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, वह कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। किसका, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। अब याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। जैसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास दो दीवार होगा, एक बाहर की तरफ दीवार है और एक देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर अंदर की तरफ ये वाला दीवार दिख रहा है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक तो बाहर वाला दीवार और एक उसके अंदर भी दीवार, यानी कि दो दीवार होता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। उसके बाद देखिए इन माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल आर ब्रेकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है, ग्लूकोज और कुछ और भी चीज़ों को तोड़कर उससे एनर्जी निकाला जाता है। अब वो एनर्जी जो निकलता है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि जब सेल में एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है तो एटीपी को तोड़कर हम लोग उसमें से एनर्जी निकालते हैं, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक चीज़ याद रखिएगा कि एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लास्टिड के बारे में कि आखिर ये प्लास्टिड क्या होता है। तो देखिए प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड आर स्पेशल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट सेल यूज्ड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो देखिए प्लांट के अंदर प्लास्टिड आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। और इसका काम क्या है, फूड बनाना और उसको स्टोर करना। अब ये जो प्लास्टिड होता है, जैसे कि ये हमारा प्लांट है, इसके अंदर ही हमारा क्या मिलेगा, प्लास्टिड मिलेगा। तो प्लास्टिड का काम क्या है, फूड को बनाना और उसको स्टोर करना काम है किसका, प्लास्टिड का। अब प्लास्टिड हमारा तीन तरह का होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट।
अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारा ग्रीन प्लास्टिड कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का होता है। क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फाउंड इन लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में आपको पत्ते में मिलेगा आपको देखने को। जो प्लांट्स है उसके जो हरा हरा पार्ट्स है वहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और यही हमारा क्या करता है, फूड को बनाने में मदद करता है, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करता है। उससे हमारा क्या आगे चल के होता है, जो हमारा प्लांट अपना खाना बनाता है सनलाइट प्रोसेस के द्वारा। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो क्रोमोप्लास्ट नाम से पता चल रहा है, क्रोमो मतलब कि कलर। तो ये होता है कंटेंट कलर पिगमेंट। इसमें कलर अलग रंग बिरंगे पिगमेंट्स भरे होते हैं, जैसे कि रेड हो गया, लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। तो इसमें डिफरेंट तरह के कलर्ड पिगमेंट होते हैं, जिसके कारण ही जो हमारा फ्रूट होता है उसका कलर होता है। जो फ्लावर हमारा डिफरेंट कलर का होता है उसका कलर किसके कारण होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कि आखिर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो ये हमारा ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन था, क्रोमोप्लास्ट हमारा अलग अलग कलर का था, जैसे कि रेड था, ऑरेंज था, येलो था। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होगा ये हमारा कलरलेस होगा, इसके पास कोई भी कलर नहीं होगा। और इसका अगर काम पूछा जाए तो याद रखिएगा, मेनली स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करना का इसका काम है, ल्यूकोप्लास्ट का काम है। क्या काम है ल्यूकोप्लास्ट का, तो फूड को, जो प्लांट के अंदर फूड बना उसको स्टोर करके रखना किसका काम है, ल्यूकोप्लास्ट का काम है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल के बारे में कि आखिर ये वैक्यूल क्या होता है। तो देखिए, एन ऑर्गेनेलिज इन सेल यूज्ड फॉर कंटेनिंग अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सेप। देखिए जो वैक्यूल है वो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, पानी की तरह फ्लूइड लिक्विड भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। जो लिक्विड है उसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या, सेल सेप। यानी देखिए वैक्यूल के अंदर पानी के जैसा कुछ चीज़ पड़ा हुआ है जिसको हम लोग सेल सेप कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। जिसमें क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, शुगर होता है, और प्लांट जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है भी है वो भी कहाँ जाकर जमा हो जाता है, वैक्यूल के अंदर जमा हो जाता है। तो इसका आप याद रखिएगा कि एक तरह का ऑर्गेनेलिज है जिसमें वाटर की तरह लिक्विड भरा होता है, जिसे हम सेल सेप कहते हैं। और इसके अंदर हमारा पानी रहता है, मिनरल्स रहते हैं, शुगर रहते हैं, और प्लांट जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो भी इसी में जाकर जमा होकर रहता है। अब हम लोग बात करते हैं सेल डिवीज़न के बारे में कि आखिर ये सेल डिवीज़न क्या है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो सेल और डिवीज़न यानी सेल का डिवीज़न बंटवारा, मतलब एक सेल है वो दो सेल कैसे बन जाता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कि सेल हमारा आखिर डिवाइड कैसे करता है, सेल हमारा टूटता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सेल डिवीज़न क्या होता है। तो इट इज़ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सेल का निर्माण यानी फॉर्मेशन होता है पहले वाले सेल से। यानी जो पहले वाला सेल है उसी से जो नया सेल बन रहा है, उसी प्रोसेस को, उसी के बनने के प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सेल डिवीज़न कह देते हैं। और जो सेल डिवीज़न होता है ये हमारा दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस क्या होता है। तो देखिए ज़्यादातर जो आपके बॉडी में जो डिवीज़न हो रहा है, जिस तरह का डिवीज़न हो रहा है वो कौन सा डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है, यानी सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस होता है। जिसमें क्या होता है कि जो एक सेल है वो हमारा दो सेल में टूट जाता है। कितने सेल में टूट जाता है, दो सेल में टूट जाता है। जो पहले वाला सेल है उसको हम लोग पेरेंट सेल कहते हैं, और जो नया सेल टूटकर बनता है उसको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। यानी ये वाला हमारा पेरेंट सेल है और ये हमारा क्या कहलाएगा, डॉटर सेल कहलाएगा। आपके बॉडी में जैसे कि स्किन में सारा जगह पर आपका जो सेल डिवीज़न हो रहा है, कौन सा डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। उसी के वजह से आपका हाइट बढ़ रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है। आपको चोट लग गया, वहाँ पर सेल डैमेज हो गया, लेकिन उसको रिपेयर करता है। रिपेयर किस प्रोसेस से होगा, तो रिपेयर हमारा माइटोसिस से होगा। वहाँ पर नया नया सेल बनेगा। कैसे, एक सेल दो सेल में टूट टूट कर हमारा सेल बनते रहता है, जिससे हमारा सेल अगर चोट लग गया तो वहाँ पर रिपेयर हो जाता है। हमारा हाइट वाइट सब बढ़ता है। किसके वजह से, हमारा शरीर का ग्रोथ कौन से डिवीज़न की वजह से हो रहा है, तो माइटोसिस के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इसमें एक सेल दो सेल टूटता है, फिर ये आगे चल कर दो में टूटेगा, ऐसे ही सेल का नंबर बढ़ता जाता है।
माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी जितना इसमें क्रोमोसोम रहेगा उतना ही इसमें भी क्रोमोसोम जाएगा, उतना ही इसमें भी क्रोमोसोम जाएगा। यानी कि जैसा ये हमारा सेल था वैसा ही हमारा जो नया सेल है वो भी बनता है। ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल, यानी जितना आपका पहले वाला सेल है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 46 क्रोमोसोम था, तो यहाँ पर भी कितना क्रोमोसोम आएगा, 46 ही आएगा। इसमें भी कितना क्रोमोसोम आएगा, 46 ही आएगा। क्रोमोसोम क्या था, मैंने आपको बताया था कि पेरेंट से बच्चे में कैरेक्टर को ट्रांसफर जो करता है वो क्या है, होता है क्रोमोसोम ही करता है, क्योंकि क्रोमोसोम हमारा डीएनए से बना होता है और डीएनए में ही हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है कैरेक्टर का, जिसके कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आपका और आपके पापा का हेयर का कलर सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि आपके पापा से कैरेक्टर आपके अंदर आया है और उसको कौन लाया है, तो क्रोमोसोम की मदद से आया है। और क्रोमोसोम में भी कहाँ से, तो डीएनए, क्योंकि जो क्रोमोसोम है किस चीज़ से बना होता है, डीएनए से बना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मियोसिस के बारे में कि मियोसिस क्या होता है। तो देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन डेट अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल। तो मियोसिस कहाँ होता है, मियोसिस आपका सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जहाँ से आपका जिस सेल की मदद से रिप्रोडक्शन होता है वहीं पर आपका क्या होता है, मियोसिस होता है। यानी कि मियोसिस आपका हर जगह नहीं होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। जैसे कि सेक्स सेल जिसे हम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल मतलब ही सेक्स सेल में होता है। अब देखिए, जो बॉय में स्पर्म बनता है और जो गर्ल में एग बनता है, ये किसके मदद से बनता है, तो मियोसिस के कारण ही बनता है। अब जो मियोसिस होता है, जैसे कि हमारा स्पर्म है तो इसमें क्रोमोसोम कितना रहेगा, तो इसमें मान लीजिए ह्यूमन का स्पर्म है तो इसमें 23 क्रोमोसोम नहीं रहेगा। लेकिन जिस सेल से ये बना था उसमें क्रोमोसोम कितना रहता है, 46 रहता है। और ये जब सेल डिवाइड किया तो यहाँ पर जो नया सेल्स बनता है इसमें कितना क्रोमोसोम आएगा, 23 और 23। इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, डॉटर सेल है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द पेरेंट्स। माइटोसिस के अंदर देखिए यहाँ पर जो था क्रोमोसोम का नंबर क्या था, सेम था ओरिजिनल सेल की तरह ही। लेकिन जो मियोसिस है इसमें सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी अगर जो ओरिजिनल सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो जो नया सेल बनेगा उसके पास कितना क्रोमोसोम रहेगा, 23 क्रोमोसोम रहेगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मियोसिस में एक सेल से हमारा कितना सेल बनता है, एक बार में 4 सेल बनता है। कितना सेल बनता है, 4 सेल बनता है। वहीं जो माइटोसिस था इसमें एक सेल से कितना सेल बन रहा था, 2 सेल बन रहा था। लेकिन जो मियोसिस है इसमें एक सेल से कितना सेल बनता है, 4 सेल बनता है। बॉय में स्पर्म बनता है हमारा मियोसिस से और गर्ल में एग बनता है किस चीज़ से, मियोसिस से। अब देखिए, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए जब रिप्रोडक्शन होगा तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम रहेगा, स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम, एग में फीमेल से जो एग आएगा उसमें भी 23 क्रोमोसोम रहेगा और दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट। तो दोनों मिलकर जब मिलेंगे तो यहाँ पर फिर ओरिजिनल सेल में कितना क्रोमोसोम आ जाएगा, 23 गर्ल से और 23 बॉय से। तो टोटल क्रोमोसोम बच्चे में कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अगर ज़्यादा रहता 46 ही पहले वाले सेल में भी रहता तो क्या हो जाता, जो नया बच्चा बनता उसमें कितना हो जाता, ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाता। तो ज़्यादा क्रोमोसोम तो होना नहीं चाहिए, ह्यूमन्स में 46 होना चाहिए। इसलिए जो स्पर्म होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं और जो एग होते हैं उसमें भी 23 होते हैं। और दोनों जब रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन करते हैं यानी मिलते हैं तो जो नया सेल बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम आ जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग 2 चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कुछ याद रखिएगा। मेल्स में मियोसिस कहाँ होता है, तो टेस्टिस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फीमेल के अंदर जो हमारा मियोसिस है कहाँ होता है, ओवरीज में होता है। ओवरीज में क्यों होता है, क्योंकि ओवरीज में ही हमारा एग बनता है। प्लांट्स में आप याद देखिएगा एंथर में और ओवरी में क्या होता है, मियोसिस होता है। प्लांट के एंथर मेल जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको एंथर कहते हैं, तो प्लांट में एंथर में होता है। और प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जैसे कि ओवरी में होता है क्या, मियोसिस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा और धीरे धीरे हम लोग इसका सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट में आपको इसका 1 शॉट भी आने वाला है जिसको हम लोग 30 से 40 मिनट में पूरा चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपका पूरा क्लास 9th का तैयारी कराया जाएगा, वो भी बहुत ही डिटेल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।